हेलो एवरीवन, इट्स सेपियंस। और आज के इस वीडियो में हम डीबीटी जेआरएफ के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में। अगर आप वीडियो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल जो था कि पेटेंट से पूछा गया था। हालांकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से 2-3 सवाल आए थे और इसमें पूछा गया था कि एज पर पेटेंट एक्ट 1970 नो पेटेंट शैल बी ग्रांटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेंशन रिलेटेड टू। तो वहाँ पे एक ऑप्शन था लिविंग थिंग, साइंटिफिक इन्वेंशन, इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, और एक और ऑप्शन था। तो इसका सही उत्तर होगा इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी। बाकी लिविंग थिंग्स की अगर बात करें तो टर्मेरिक हो गया, बासमती चावल हो गया, नीम हो गया, इन सब का पेटेंट हो रखा है और ये सारी लिविंग थिंग्स है। अगला क्वेश्चन जो है एक्शन पोटेंशियल से आया था। हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के बारे में पूछा गया था। वहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए गए थे जिसमें से करेक्ट ऑप्शन पूछा था। तो वहाँ पे दे रखा था कि -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल है सेल का, -70 मिली वोल्ट, जो कि फैक्टर या किसी एजेंट एक्स की प्रेजेंस में -50 मिलीवोल्ट हो जाता है और वाई की प्रेजेंस में -90 मिलीवोल्ट हो रहा है। तो हमें पता है कि जब -70 से -50 और -30 थ्रेशोल्ड की तरफ जाता है, थ्रेशोल्ड से एक्शन पोटेंशियल फायर होता है, तो इस तरफ जाते हैं तो डीपोलराइजेशन होता है और इस तरफ जाएंगे जो कि पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से होता है, वहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन होगा। तो इसमें दे रखा है कि एक्स कॉज करता है डीपोलराइजेशन और वाई कॉज करता है हाइपरपोलराइजेशन, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन सही था। यहाँ पे उल्टा दे दिया, एक्स हाइपरपोलराइजेशन दे दिया और वाई जो है डीपोलराइजेशन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ कैंसर सेल दे रखी थी और वहाँ उनका ओरिजिन दूसरे कॉलम में दे रखा था, वहाँ मैच करना था। तो अगर ये मैच हो रहे थे तो वो सही ऑप्शन था, जिसमें सार्कोमा जो है कैंसर ऑफ सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू था, कार्सिनोमा कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल था, ल्यूकेमिया जो है कैंसर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल या ब्लड सेल्स थी, और लिम्फोमा जो है कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम सेल, टी सेल, बी सेल। ये कॉम्बिनेशन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईपीआर से आया कि पेटेंट के अंदर ट्रेडमार्क जो होता है वो कितने साल तक वैलिड रहता है। तो इसका सही उत्तर था 10 साल तक। अगला सवाल जो था एल्गल क्लास और उसके एग्जाम्पल से दिया था, वो भी मैच करने के लिए दिया गया था। तो उसका सही उत्तर फ्यूकस फियोफाइसी का मेंबर है, क्लोरेला क्लोरोफाइसी का मेंबर है, साइनोफाइसी के मेंबर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी थी, और रेड एल्गी का भी एक एग्जाम्पल दे रखा था जो अभी ध्यान में नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन उसका सही उत्तर था। एक और सवाल पूछा गया था डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का प्रीकर्सर पूछा था। तो उसका सही उत्तर था टायरोसिन। फिर एक सवाल पूछा था एग्रोबैक्टीरियम के टीडीएनए से कि कौन सा, ऑप्शंस में कुछ दे रखे थे, इनमें से कौन सा जो है टीडीएनए का पार्ट नहीं है। तो हमें पता है कि टीआई प्लाज्मिड के अंदर छोटा सा पार्ट होता है जिसे टीडीएनए कहते हैं, जो कि होस्ट में ट्रांसफर होता है। और इसमें एक तो ऑन्कोजीन्स होते हैं जो कि ऑक्सीन और साइटोकाइनिन सिंथेसिस में होते हैं, एक होता है ओपाइन सिंथेज के जीन। बाकी यहाँ पे विर रीजन होता है बाहर, विर ABCDEFG, जो कि टीडीएनए का पार्ट नहीं होता। तो इस वजह से इसका सही उत्तर हो गया विर जी, जो कि एक ऑप्शन में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्लांट फोटो रिसेप्टर से था, ज्यूटली फैमिली के बारे में पूछा था कि कौन सी लाइट को रिसीव करते हैं। तो उसका सही उत्तर था UVA और ब्लू लाइट। नेक्स्ट एक लाइसोसोमल मार्कर एंजाइम का पूछा था, ऑप्शंस में 4 दे रखे थे, जिसमें से पूछा कि कौन सा लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम है। तो उसका सही उत्तर था एसिड फॉस्फेटेज। नेक्स्ट पूछा था कि कौन सा ऑर्गेनेली जो है एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाता। जिसका सही उत्तर था सेंट्रियोल। हालांकि सेंट्रियोल किसी भी प्लांट्स में नहीं होता है, वो एनिमल्स में ही पाया जाता है। यहाँ एंजियोस्पर्म स्पेसिफिकली पूछने की कोई जरूरत थी नहीं, प्लांट होता तो भी इसका उत्तर सेंट्रियोल ही होता। फिर पूछा था कि सेक्स पिलाई फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए थे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोजिशन। तो उसमें से सही उत्तर इसका था कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के दौरान सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन होता है। फिर डाइटरपीन में IPP यूनिट्स पूछ ली थी, जिसका सही उत्तर 4 था। डाइटरपीन में 4 होती है, मोनोटरपीन में 2 होती है, सिस्की में 3 होती है। सिस्की टर्पीन 15 कार्बन का होता है, डाइटरपीन जो है 20 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और एक IPP में 5 कार्बन होते हैं।
नेक्स्ट पूछा गया था कि रैक ए किससे रिलेटेड है, तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जिसका सही उत्तर था रिकॉम्बिनेशन, रैक ए, रैक बी, सी, डी, ये सब। फिर प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन से एक सवाल था जिसमें मैच द कॉलम था। एक तरफ प्रोटीन्स दे रखे थे, दूसरी तरफ उनका काम दे रखा, मैच करना था। डीएनए ए जो है इनिशिएटर प्रोटीन है, डीएनए बी जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए डुप्लेक्स को सेपरेट करने का काम करता है, एक हेलिकेज है। डीएनए जी दे रखा था जो प्राइमेज का काम कर रहा है, आरएनए सिंथेसिस का वहाँ लिखा था। फिर गायरेज दे रखा था जो कि रेप्लिकेशन के बाद में दोनों डीएनए को सेपरेट करने का काम करता था, तो ये उसका सही कॉम्बिनेशन था। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस सेकंड से पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस सेकंड में एक तरफ जीन दे दिए थे, दूसरी तरफ उसके प्रोटीन्स दे दिए थे कि कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन कोड करता है, तो ये इसका सही कॉम्बिनेशन था कि PSBA जो है वो D1 करता है, B जो है CP47 करता है, C CP43 और D D2 करता है, इसलिए सही कॉम्बिनेशन है उस क्वेश्चन का। उसके बाद में एक और सवाल पूछा गया था फोटोसिस्टम सेकंड से ही कि फोटोसिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है, तो हालांकि वहाँ पे फियोफाइटिन ऑप्शन में था नहीं, तो सबसे पहले फियोफाइटिन करता है, फिर प्लास्टोक्विनोन करता है, फिर साइटोक्रोम आगे के ऑप्शन दे रखे थे वो करते, तो इसका सही उत्तर प्लास्टोक्विनोन हो गया। फिर मेटाजीनोमिक्स का पूछा था किसकी स्टडी होती है, तो इसके ऑप्शंस मुझे अभी क्लियर नहीं है, तो इसको अभी छोड़ते हैं अपन। फिर एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज पूछी थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, वहाँ 4 ऑप्शन दे रखे थे जिसमें से हंटिंगटन जो है उसका सही उत्तर था। उसके बाद में पूछा था कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला ऑप्शन था कि वो 2 कंपोनेंट से बना होता है, बिल्कुल सही है, लार्ज और स्मॉल कंपोनेंट होता है, मॉलिब्डेनम कंपोनेंट होता है लार्ज और स्मॉल कंपोनेंट होता है फेरस प्रोटीन कंपोनेंट। दूसरा था कि मॉलिब्डेनम हेटेरोटेट्रामर होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में Fe प्रोटीन जो है होमोडाइमर होता है, ये भी सही है। फिर एक और ऑप्शन वहाँ पे दे रखा था जिसमें गलत पूछा था, तो ये उसका सही उत्तर था। फिर बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में पूछा था कि कौन सा जो कथन है वो स्टेटमेंट जो है बियर लैम्बर्ट लॉ को प्रूव करता है या बताता है, तो उसमें एक था एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन, तो वो उसका ऑप्शन सही था। फिर एक और सवाल था कि निडेरिया क्लास जो है उसमें से कौन सी फ्लोरोसेंस डाई नहीं मिलती है, तो हमने एक तो निडेरिया से ग्रीन फ्लोरोसेंस डाई मिलती है, और ग्रीन फ्लोरोसेंस डाई जो है 238 एमिनो एसिड की होती है, जिसमें 65, 66 और 68 के जो है वो क्रोमोफोर की तरह काम करता है और वही कलर देते हैं, तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से रेड और ब्लू भी मिलता है, ग्रीन तो मिलती है। और एक और ऑप्शन दे रखा था जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक और सवाल पूछा था ग्राफ जो है ट्विंस के बीच में ग्राफ ट्रांसप्लांटेशन को क्या कहते हैं, उसका सही उत्तर था आइसोग्राफ्ट या सिनग्राफ्ट। फिर एक क्वेश्चन था कि कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें 2 कायरल सेंटर्स या कायरल कार्बन होते हैं, तो उसका सही उत्तर था आइसोल्यूसिन। फिर मैच द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट से पूछा था, हालांकि इससे 2-3 सवाल थे, इसको मैंने एक में ही सब लिखा है। टेक्सोल जो है पैसिफिक यू ट्री से मिलता है, एजामाइसिन राहुवाल्फिया सर्पेंटाइन से मिलता है, कोडीन पेपिवर सोमनिफरम से मिलता है, मेंथोल यूकैलिप्टस से मिलता है, और विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन कैथेरेंथस रोजेस से मिलता है। 2-3 और भी थे जो अभी याद नहीं है। फिर मैच द कॉलम में एक तरफ लोगों के नाम दे रखे थे, दूसरी तरफ उनका कंट्रीब्यूशन पूछा था, मैच करना था। तो सलीम अली का कंट्रीब्यूशन बर्ड्स ऑफ इंडिया के आइडेंटिफिकेशन और उनके डॉक्यूमेंटेशन से, सुंदरलाल का कंट्रीब्यूशन तेरी आंदोलन से, और मेनका गांधी का कंट्रीब्यूशन एनिमल वेलफेयर से, राजेंद्र सिंह का वाटर बेस्ड कंजर्वेशन से है। फिर मैच द फॉलोइंग था, उसमें एक तरफ कुछ कंपोनेंट दे रखे थे, दूसरी तरफ उनके फंक्शंस दे रखे थे, जिसमें एसओडी सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, पॉलीसैकेराइड गम में काम आते हैं, नाइसिन जो है एक फूड वेजिटिव गैस है।
फिर क्रिस्पर Cas9 का यूज पूछा था, उसका सही उत्तर है जीन एडिटिंग में उसका यूज होता है। फिर ट्रोफोफेज टर्म किससे रिलेटेड है ये भी पूछा था, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसका सही उत्तर था प्राइमरी मेटाबोलाइट। फिर पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर, तो वहाँ पे एक तो कैल्शियम दे रखा था, दूसरा IP3 दे रखा था और एक साइक्लिक AMP दे रखा था, और चौथा ATP दे रखा था। ATP जो है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम नहीं करता। फिर था कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल है, उसमें से कुछ सेल इंटरफेरॉन फॉर सीक्रेट करती है, कुछ नहीं करती है, तो दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो उसका सही उत्तर था एलिस्पोर्ट से, एलिस्पोर्ट ऐसे से हम कर सकते हैं। फिर एक डिजीज का पूछा था, मिस्टेनिया ग्रेविस का पूछा था कि इसकी वजह से होती है, तो डिफेक्ट इन बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर की वजह से होती है, इसका सही उत्तर ये था। उसके बाद पूछा था कि कौन सा जी प्रोटीन की सभी नहीं है, जी प्रोटीन जैसे G अल्फा I होती है, G अल्फा S होती है और Q होती है, उसका इस ऑप्शन में एक P भी दे रखी जो कि जी प्रोटीन की सभी नहीं होती है। फिर पूछा था कि कौन सा एंजाइम रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसका सही उत्तर था एंडोन्यूक्लिएज। फिर पूछा था कि यहाँ पे ऑर्गेनेली होगा, कौन सा ऑर्गेनेली जो है इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, तो उसका सही उत्तर था माइटोकॉन्ड्रिया। फिर एक पूछा था कि प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में कौन सा मेथड यूज ले सकते हैं, तो उसका सही उत्तर था CD स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर प्रोलीन और ग्लूटामिन का प्रीकर्सर पूछा था, तो इसका तो सही सीधा सा उत्तर था अल्फा कीटोग्लूटारेट। फिर पूछा था कि एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट जो है एंटीजन के एपिटोप से बाइंड होता है, तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर हमें पता है, ये हैवी चेन है, वेरिएबल लाइट चेन है, ये वेरिएबल हैवी है, तो ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से इसका सही उत्तर था वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी एंड लाइट चेन। फिर एक और सवाल था कि एक DNA है जिसपे 6 एंडोन्यूक्लियस की साइट है, तो उसके डाइजेशन से कितने फ्रेगमेंट होंगे, तो उसका सही उत्तर था 7 पार्ट हो जाएंगे या 7 फ्रेगमेंट हो जाएंगे DNA। फिर पूछा था कि पेन के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं, हालांकि वहाँ पे एग्जैक्ट इक्वेशन में कुछ और दे रखा था, लेकिन पेन के लिए नोसिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे थर्मल नोसिसेप्टर एक ऑप्शन था जो कि सही है। फिर बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दी, इसका पूछा था, तो इसका सही उत्तर ये है। फिर लाइकेन किसका एसोसिएशन होता है, ये बहुत सिंपल सवाल था, जिसका सही उत्तर है एल्गी एंड फंगी का एसोसिएशन होता है लाइकेन्स। फिर एक डिजीज का पूछा था कि IgG एंटीबॉडी है, वो मदर से प्लेसेंटा में जाती है, मदर से फीटस में जाती है थ्रू प्लेसेंटा, और फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो इसमें कौन सी डिजीज हो सकती है, तो इसका सही उत्तर था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जो कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से होती है। फिर पूछा था मेगाकैरियोसाइट किसका सोर्स है, इसका सही उत्तर था प्लेटलेट्स। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पूछा था, इसका सही उत्तर था मैग्नीशियम कार्बोनेट। और एक और क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि एक कम्युनिटी में बहुत सारे इंडिविजुअल इम्यूनाइज्ड है और उनकी वजह से जो नॉन इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल है उनको इन्फेक्शन की थ्रेट्स या इन्फेक्शन की कंडीशन रिड्यूस हो रही है, चांसेस रिड्यूस हो रहे, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसका सही उत्तर था हर्ड इम्यूनिटी। फिर पूछा था कि एसिड रेन का कॉज पूछा था, वहाँ पे CO2 वगैरह कुछ ऑप्शन दे रखे जिसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड सही उत्तर है उसका। फिर ग्लाइकोलाइसिस से एक सवाल था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, तो 2 जगह पे होता है, 1,3-bis फॉस्फोग्लूटारेट और पेप 2 जगह पे होता है जहाँ पे एक ATP रिलीज होती है। फिर पूछा था कॉलचिसिन किस फेज में इनहिबिट करता है, तो मेटाफेज उसका सही उत्तर था। फिर एक पूछा था कि कौन सा फैक्टर, 4-5 फैक्टर दे रखे थे, वाटर पोटेंशियल को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, उसका सही उत्तर था ग्रेविटी और वहाँ साइड टेम्परेचर और 2-3 ऑप्शन दे रखे थे जिसमें से ग्रेविटी नहीं करता, क्योंकि सेल टू सेल जब वाटर मूवमेंट होता है तो ग्रेविटी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती, इस वजह से हम ग्रेविटी को नेग्लिजिबली काउंट करते हैं। फिर जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग से क्वेश्चन था जिसमें से अलग 4 ऑप्शंस दे रखे, जिसमें से गलत पूछा था
3 सही ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, चौथा जो गलत है वो एग्जैक्टली याद नहीं है, तो जो चौथा है वही उसका सही उत्तर होगा, क्योंकि डेला हमें पता है नेगेटिव रेगुलेटर होता है, और डेला की एब्सेंस में या डेला प्रेजेंस एब्सेंस मायने नहीं रखती। जिब्रेलिक एसिड जो है GID1 से बाइंड हो सकता है, जिब्रेलिक एसिड इंसेंसिटिव ड्वार्फ 1। फिर उसके बाद में जब ये बाइंड हो जाता था डेला जो है, प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है डेला का, और एक और ऑप्शन था जो इसका सही उत्तर है। फिर जो कैंसर सेल्स होती है उसमें ग्लूकोज का कंजप्शन और ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज हो जाता है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं ये पूछा था, तो इसका सही उत्तर है वार्बर इफेक्ट। फिर एक ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पूछा था कि कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स या एजेंट का यूज करना जरूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसमें लीवर, किडनी और हार्ट दे रखा था, और एक कॉर्निया भी दे रखा था, इसका सही उत्तर था कॉर्निया। फिर माइलिनेशन के से सवाल था एक न्यूरॉन से, ग्लियल सेल माइलिनेशन करती है और उस हेल्प करती है फास्ट कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये उसका सही उत्तर था। फिर मैच द कॉलम में 2-3 और थे, इसमें एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, और इन दो के कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन से आंसर निकल रहा था इस क्वेश्चन का, जिसमें हेट्रोक्रोमेटिन का जेनेटिकली लेस एक्टिव रीजन है और यूक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव रीजन है, ये मैच करना था। फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का पूछा था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें 2 ऑप्शन में तो एनारोबिक कंडीशन मेंशन थी तो वो आउट हो गए। उसके बाद में एक 4th ऑप्शन और था जिसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस का दे रखा था, तो वो भी एलिमिनेट हो गया, पीछे बचा। और यही इसकी डेफिनेशन भी है कि डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सही उत्तर था। फिर एक सवाल पूछा था कि ऑक्जेलिक एसिड जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, उससे उसके डीकार्बोक्सिलेशन, जिस डीकार्बोक्सिलेशन में एक CO2 निकल जाती है, तो पीछे कौन सा कंपाउंड बनेगा? 4-5 ऑप्शन दे रखे थे, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, तो एक कार्बन का कंपाउंड बचेगा जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, ये ऑप्शन में था। फिर टीलोमरेज का पूछा था, सिंपल सवाल है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था सुबह। एग्जैक्ट 4 ऑप्शन जो मैंने ग्रुप में डाले वो वहां पे आए हैं, तो इसका सही उत्तर था RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ये होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेमोरी बेस्ड, और आंसर की जल्द रिलीज हो जाएगी, हमारा जो है रेस्पॉन्स शीट भी जल्द आ जाएगी, 1 सप्ताह के अंदर आ जाती है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।